हेलो फ्रेंड्स, एकेएम डीप एनालिसिस में आपका एक और बार फिर से स्वागत है। और मैं हूं आपका दोस्त अजय। बांग्लादेश एक ऐसी चुभन और ऐसा इरिटेंट बन के सामने आ रहा है कि हम उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते और हम उसके ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी नहीं दे सकते। बांग्लादेश ने कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं अभी फ़िलहाल कि वहाँ पर जो भी कुछ हिंदुओं के साथ उधर होता है वो काफ़ी चिंताजनक है। और इसके चलते पूरे देश में काफ़ी माहौल थोड़ा गर्म भी हो गया है। बहुत सारे राज्यों में, अलग अलग शहरों में इसके खिलाफ काफ़ी प्रदर्शन हुए हैं। तो बांग्लादेश में असल में हुआ क्या है और उसको समझने की कोशिश करेंगे आज। बांग्लादेश में जो पूरा ये गड़बड़ शुरू हुआ है वो स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट के बाद हुआ। वहां पर एक प्रोविजन था जिसमें 60% के करीब रिजर्वेशन दिया जाता था बांग्लादेशी फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को। अवामी लीग गवर्नमेंट जो है शेख हसीना की, वो एक्सेप्ट कर चुकी थी कि भाई रिजर्वेशन का जो परसेंटेज है उसको नीचे ही लेके आना। लेकिन उसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश दे दिया जिसके कारण बवाल खड़ा हो गया। सरकार तो इसमें थी नहीं, लेकिन आपने सरकार के खिलाफ उसका प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। प्रोटेस्ट इतना बढ़ गया कि अचानक से फिर देखा गया कि पूरा जो रिजर्वेशन के अगेंस्ट जो पूरा माहौल था उसको शेख हसीना की तरफ ले गए और शेख हसीना का रेजिग्नेशन मांगने लगे। फिर उसके बीच में उस दिन सुबह सुबह हम जब न्यूज़ देख रहे थे तो पता चला कि शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया है और ये बहुत गड़बड़ हो गई है। प्राइम मिनिस्टर हाउस पे जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने कब्जा कर लिया वगैरह वगैरह। वो सब आपने टीवी पे देखा था, मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा। लेकिन देखने वाली बात ये थी कि उसके बाद ये सारा प्रदर्शन जो था वो हिंदुओं की तरफ डाइवर्ट हो गया। जो भी प्रोटेस्टर्स थे वो तो गायब हो गए, जो स्टूडेंट्स थे वो गायब हो गए। फिर अचानक से जिहादी जो लोग हैं वो आ गए इसमें। वहां पर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जमात इस्लामी और बहुत कुछ है वहां पर, सारे बाहर आ गए और उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ अपना जो प्रोटेस्ट था या नेक्स्ट लेवल ऑफ एजिटेशन जिसको हम बोलेंगे वो उन्होंने शुरू कर दिया। 3 चीजें हो गई। पहली बात हुई, रिजर्वेशन के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट शुरू हुए थे स्टूडेंट्स के, रिजर्वेशन वापस ले लिया तो प्रोटेस्ट का कोई मतलब नहीं था। इट शुड हैव डाइड डाउन, यानी कि खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन उसके बाद वो कहां से अचानक वो शेख हसीना के खिलाफ आ गया पता ही नहीं चला। तो शेख हसीना ने देश छोड़ दिया तो वो भी उनकी जो डिमांड थी पूरी हो गई। फिर उनका एक और डिमांड आ गया, एक नया इन्होंने शुरू कर दिया कि अब हिंदुओं के ऊपर अटैक करो। जो राइट्स हो गए जो हिंदुओं के खिलाफ थे उसके अंदर तो सारी हदें पार हो गई। जो कुछ हो सकता है, जो होना नहीं होना चाहिए वो सब होने लगा। रेप हुए, लड़कियां बेटियों को उठा के लेके गए, उनके साथ बर्बरता हुई, गैंग रेप्स हुए, मकानों को जलाया गया, औरतों को उठा के लेके गए, किडनैप कर लिया, दुकानें जला दी, दूसरी जो संपत्तियां थी वो खत्म कर दी, जला दी, तोड़ फोड़ कर दी। मंदिर जितने थे, जो नजर में आए मंदिर, हर दिन वीडियो आते थे, ये मंदिर तोड़ दिया, वो मंदिर तोड़ दिया, ऐसे हो गया वैसे हो गया। इस्कॉन के मंदिर का तो सब लोग ने हाल देखा ही था। वहां के जो पुजारी हैं, जो चिन्मय दास, उनको अरेस्ट भी कर लिया आखिर में। उनके ऊपर देशद्रोह का, सेडिशन का चार्ज भी लगा दिया। उन्होंने क्या कहा था? कुछ नहीं कहा था। उन्होंने सिर्फ अपने हिंदू, अपने धर्म की एक नागरिक, बांग्लादेशी नागरिक के हिसाब से उसने अपने कुछ हक मांगे थे जो कॉन्स्टिट्यूशन में है। बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन में जो हक है वो हक मांगे। और क्या मांगा? अपनी सुरक्षा मांगी, कुछ और भी रिलीजियस डिमांड्स थी वो मांगी।
तो उनके ऊपर सेडिशन का चार्ज लगा दिया और उनके वकील को इतना मारा कि एक वकील तो मर गया, दूसरे वकील को भी मारा, उसको इंजर कर दिया, वो अस्पताल में हो गया। और ऊपर से आजकल कुछ मीडिया में देख रहे थे तो बता रहे थे कि उन पर हमला हिंदूवादी संगठनों ने किया। अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा सोचते हैं कि ये सब कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, तो वैसे तो कोई कारण नहीं है, रीजन ही नहीं है कोई। लेकिन थोड़े से पीछे जाएंगे, जनवरी फरवरी में बांग्लादेश में जनरल इलेक्शंस हुए। उस इलेक्शन के वक्त जितनी भी ऑपोजिशन पार्टियां थी उन्होंने इलेक्शन का ही बहिष्कार किया कि हम इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे। तो लड़ा कौन इलेक्शन? अवामी लीग। तो उसको बहुत अच्छी मेजोरिटी आ गई, बहुत सारी जगह पे वो जीत गए सीटें, बहुत अच्छे पार्लियामेंट में इनकी काफी अच्छी सीट्स आ गई। लोगों के दिमाग में ये बात उतर गई थी कि बांग्लादेश में फरवरी 2024 में बनी हुई सरकार वो अनफेयर है। ये किसी ने नहीं सोचा कि ये प्रोटेस्ट करके इलेक्शन से बाहर रहे थे, जो भी बाकी की जो विपक्षी पार्टियां थी उस वक्त की, जिन्होंने इसका बहिष्कार किया। लेकिन सिंपैथी जो थी वो शेख हसीना के साथ नहीं है, और इसी वजह से इस तरह के प्रोटेस्ट हुए और ये सब हुआ। ये पूरा का पूरा प्री प्लान्ड लगता है, और शायद है। ये तो किसी के भी पास इसका प्रूफ नहीं है। ये तो हम एक 1+1=2 की बात कर रहे हैं, लॉजिकल बात कर रहे हैं कि भाई बिना कोई वजह बांग्लादेश में ये क्यों हुआ। तो ये कौन कर सकता है? ये 2-3 लोग कर सकते। एक तो है वहां का जमात इस्लामी संगठन जो है वो, उसको अगर ISI पाकिस्तान का अगर उसको सपोर्ट देता है, मैन पावर देता है, इंटेलिजेंस देता है, एक तरीका देता है कैसे करना, ये अगर उनको सिखाता है तो हो सकता है। और तीसरा सबसे बड़ा जो ये है वो है गहरा राज्य अमेरिका का, जो चाहता है कि हर जगह पे रिजीम चेंज हो जाए। बस इनका एक ही ये है कि इनको जरा सा भी ऐसे लगे कि ये लोग अब हमारे हिसाब से नहीं चल रहे तो रिजीम चेंज कर दो, हटा दो उनको। शेख हसीना उनकी बात नहीं मान रही थी, उनको कोई आइलैंड चाहिए था मिलिट्री बेस बनाने के लिए, जो उन्होंने मना कर दिया, तो सरकार गिरा दी। तो ये हो सकता है। तो ये तिकड़ी जो है ये शायद इकट्ठी हो गई और इसने डीप स्टेट ने भी उसमें अपना रोल प्ले कर दिया। हो गया, तख्ता पलट हो गया, रिजिम चेंज। अब यही चीज यहां पर करने की साजिश थी भारत में। वो चाहते थे कि ये भारत में भी हो, तो भारत में कैसे हो? भारत में उन्होंने यही एक फेक नैरेटिव चलाया इलेक्शन के टाइम पे कि इनको 400 पार क्यों चाहिए, क्योंकि ये संविधान बदलना चाहते हैं, ये आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। वैसे वैसे बहुत सारे झूठ फैलाए, एक टूल किट बाहर आई, एक कुछ वीडियोस जो थे उसको एडिट किया गया, उसमें से कोई एक अमित शाह का वीडियो था जिसको एडिट किया गया और उसको पूरा इस तरह से बताया गया कि उसका पूरा मतलब ही चेंज हो गया। तो लोग जो थे, जो असल में जो मतदाता है, उनको इन्होंने गुमराह कर दिया और मतदाता गुमराह हो गया। और इस तरह से गुमराह करने के बाद भाजपा को 240 सीटें आई, एनडीए के साथ उसके पास मेजॉरिटी आ गई, लेकिन उनकी कुछ हद तक विजय हो गई डीप स्टेट की। यानी कि जो लोग ये सब चाहते थे कि मोदी वापस नहीं आए, क्योंकि मोदी उनकी सुनता नहीं है ना, मोदी सुनता नहीं है, मोदी अपने आप करता है। मोदी ने उनसे ऑयल खरीदना बंद नहीं किया, मोदी ने रशिया से S-400 खरीदना बंद नहीं किया, मोदी ने भरपूर तेल खरीदा। तो वो एक गाना है ऐसा कि आप करें तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला।
यही रिजीम चेंज उन्होंने श्रीलंका में करने की कोशिश की थी। रिजीम चेंज हो भी गया था, लेकिन इकोनॉमिकली भारत ने उसको $4 बिलियन दिया और उनकी इकोनॉमी को बचा लिया। नहीं तो श्रीलंका भी पाकिस्तान के रास्ते पे था, जैसे अभी आज बांग्लादेश पाकिस्तान के रास्ते जा रहा है, वो भी बर्बाद होएगा इकोनॉमिकली, वो भी दिवालिया होने वाला है, पक्का है। हालांकि हमारे यहाँ के कांग्रेस के लीडर हैं सलमान खुर्शीद, बड़े वकील है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा था कि जो बांग्लादेश में हुआ है वो भारत में भी हो सकता है। यानी कि पूरी स्क्रिप्ट रेडी थी। हमारे वोटर्स ने, जिन्होंने भाजपा को वोट दिया और 240 सीटें जो आई, उन्होंने देश को बचाया, वरना तो पता नहीं क्या होने वाला था और क्या होता। तो ये इसके चक्कर में भारतीय उपखंड में, भारत के आसपास ये सारे प्रयोग हो रहे हैं। ये जो भी कोई है, ये क्या चाहता है? इन्होंने भारत के अंदर रिजीम चेंज करने की कोशिश की, नहीं हुआ, तो इन्होंने बांग्लादेश के अंदर रिजीम चेंज कर ली, सक्सेसफुली हो गया। अभी क्या दोस्तों, एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि यही चीज 2019 में यूक्रेन में हुआ था। यूक्रेन के पहले पुतिन को हटाने के लिए रशिया के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे रिजीम चेंज की कोशिश हुई थी, जो फेल हो गई। उसके बाद सेम स्क्रिप्ट, ऐसे ही जैसे कि वही इलेक्शन का पैटर्न, वही ऑपोजिशन का बॉयकॉट, वही गवर्नमेंट का इलेक्शन, फिर अचानक से वो प्रेसिडेंट जो था यूक्रेन के, जो प्रेसिडेंट थे, उनके सामने पूरा एक प्रोटेस्ट रैलीज और प्रोटेस्ट ये वो सब हुआ, और उसके बाद जेलेंस्की को इन्होंने प्रेसिडेंट बनवा। अब जेलेंस्की वहां पर प्रेसिडेंट बना और उसको लालच दिया कि हम आपको नेटो में एंट्री दे देंगे और आप ये करो। नेटो की एंट्री, नेटो के सपोर्ट के लिए जेलेंस्की ने आज की तारीख में पूरे यूक्रेन को बर्बाद कर दिया। यूक्रेन में कुछ बचा ही नहीं है मलबे के अलावा। और अगर आज देखेंगे तो पूरा खंडेर बना हुआ है यूक्रेन। इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिजेस, रेलवे स्टेशंस, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रियल एरियाज, सब कुछ डिस्ट्रॉय पड़ा हुआ है, इंक्लूडिंग पावर जनरेशन की जो भी उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी खत्म पड़ी हुई है। रशिया और यूक्रेन के बीच में जो भी कुछ चल रहा है वैसा ही कुछ सेम भारत और बांग्लादेश के बीच में हो सकता है। याद रखना दोस्तों, यूक्रेन भी रशिया के लिए कोई मैच नहीं था मिलिट्री। जिस दिन भी अटैक शुरू हुआ तब पूरी दुनिया ऐसे सोच के चल रही थी कि यह ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता चलेगा, लेकिन जिस तरह से अमेरिका ने उसको साथ दिया, उसको वेपन्स दिए, पूरा नेटो उसके साथ आके खड़ा हो गया, वो वॉर जो फरवरी 2022 में शुरू हुआ था वो आज 24 में दिसंबर आ गया, खत्म होने को आएगा अभी कुछ दिन में। वो वॉर चल रहा है और जनवरी 20 तक तो मिनिमम वॉर खत्म नहीं हो रहा है। तो आप ये मत सोच के चलिए कि, सोचना भी नहीं है, ऐसा कोई इमेजिनेशन भी नहीं करना कि कहां भारत कहां बांग्लादेश। भारत को युद्ध में अगर उलझाना है तो 2 फ्रंट है उसके पास, चीन नहीं आएगा इसमें बीच में। एक है अमेरिका का पुराना पिट्ठू पाकिस्तान और एक है नया पिट्ठू बांग्लादेश। दोनों बाजू से अगर भारत के ऊपर अगर हमले होते हैं, युद्ध हो जाता है जिसमें अमेरिका उनको पूरे तरह से इकोनॉमिकली और मिलिटरीली अगर उसको सहायता देता है, जैसा यूक्रेन में हुआ है। मैं ये सिचुएशन को मैं बार बार यूक्रेन और रशिया के साथ कंपेयर इसलिए करता हूं क्योंकि ये पॉसिबल नहीं था, वहां पर भी नहीं था। ये
मेन मुद्दा है आज का कि इसी तरह का इसी लाइन पे ये चल रहा है। ये 10 ड्रोन जो तुर्की से उसने लिए हैं वो भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है। वहां के जो एक्स मिलिट्री मैन हैं, जो मिलिट्री पर्सनल है, वो भारत को खुली चैलेंज दे रहे हैं। हम ये कर देंगे, हम आधे घंटे में हम कलकत्ता पहुंचेंगे और 2-4 घंटे में हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। कुछ भी कोई बेमतलब क्लेम्स हो रहे हैं जो एक्चुअल में भड़काने वाले हैं। दोस्तों, ये हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास 2 काबिल लोग हैं। वैसे तो पूरी टीम काबिल है। एक है हमारे फॉरेन मिनिस्टर और एक है हमारे प्राइम मिनिस्टर। ये कुछ भी कर ले, इनको जो करना है वो आराम से अपने समय पे करेंगे। अगर बांग्लादेश आज जो भी कुछ कर रहा है उसकी कीमत तो वो चुकाएगा, पक्का है वो, 100% समझ के चलिए। लेकिन उसका समय और उसका एक्शन जो है वो ये लोग डिसाइड करेंगे और इन्हें कोई जल्दी नहीं है, और यही हमारे लिए बहुत अच्छा है। एक और मुद्दा है जो मैं आपके ध्यान में लेके आना चाहता हूं, वो ये है कि एक क्रोनोलॉजी थी स्टूडेंट का प्रोटेस्ट रिजर्वेशन के अगेंस्ट। गवर्नमेंट ने मान लिया, उसके बीच में कोई सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन कर दिया, तो वो एक प्रोटेस्ट शुरू हुआ। वो प्रोटेस्ट एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट होना चाहिए था, लेकिन वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट आ गया। गवर्नमेंट के अगेंस्ट आते आते वो शेख हसीना के अगेंस्ट आ गया। शेख हसीना के अगेंस्ट आते आते फिर वो हिंदू के ऊपर आ गया। दोस्तों, यही बात है जिसके ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। और हो सकता है, मुझे नहीं मालूम ये है, मैं ये सिर्फ जो सिचुएशन है उसके ऊपर एक हम नजर डालते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बिना मतलब कोई चीज नहीं होती है। लेकिन तो इसी के चलते अगर हिंदुओं के ऊपर अटैक हो गए तो वो एक प्रयोग था। वो एक्चुअल में और असल में उकसाना चाहते हैं भारत को, भारत के हिंदुओं को उकसाना चाहते हैं। वीडियोस आते हैं वहां से, बार बार मीडिया के रिपोर्ट्स आते हैं। मेरा एक सवाल है आपसे, मैं ये चाहता हूं कि इसके ऊपर आप सोचें। अवामी लीग इतनी बड़ी मेजॉरिटी के साथ जीती थी इलेक्शंस, उसके कार्यकर्ता कहां है? वो भी बांग्लादेश के नागरिक है और वो भी आक्रामक है। वो लठ का जवाब लठ से देना उनको आता है, तो वो कहां है? पूरा का पूरा फोकस जो है वो हिंदुओं के ऊपर कैसे आ गया? सीधे टारगेट हिंदू कैसे हो गए मेरे भाइयों? सीधे टारगेट क्यों हो गए? आपको इसमें कोई अचरज नजर नहीं आ रहा है? कोई मिसिंग लिंक नजर नहीं आ रही है कि भाई ये अवामी लीग जो वहां की रूलिंग पार्टी थी, उसके कार्यकर्ताओं के साथ इनकी भिड़ंत होनी चाहिए थी, उन्होंने भी प्रोटेस्ट करने चाहिए थे, उनको घर से बाहर आना चाहिए था। उसकी जगह पे ये अचानक हिंदू के ऊपर कैसे चला गया? आप समझ रहे हैं? यूक्रेन, रशिया, भारत, बांग्लादेश, समझ रहे हैं आप? शायद मेरी ये कोशिश सफल हो गई होगी कि ये क्यों हो रहा है ऐसा। ये हिंदू बीच में कैसे आ गए, ये कैसे डाइवर्ट हो गया। ये डोनाल्ड लू जो है, रीजिम चेंज करने का एक्सपर्ट है, वो यहां पर आकर, बांग्लादेश में आकर और पूरे सब कॉन्टिनेंट में आकर क्या करता है? एक षड्यंत्र रचा जा रहा है जिसके अंदर भारत को रोकना है, भारत को किसी भी हाल में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी नहीं बनने देना है। और मैं, आप, पूरा भारत के सारे जितने हिंदू हैं वो सब भड़के हुए हैं कि सरकार कोई कदम क्यों नहीं उठा रही है।
लेकिन सरकार नहीं उठाएगी कदम, क्योंकि सरकार को ये समझ आ रहा है। और हम मीडिया के रिपोर्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस, जहां देखो वहां, सोशल मीडिया में भी हमने यही सब देखा हुआ है कि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ये हो रहा है वो, और हम सब भड़के हुए हैं। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि बात हिंदुओं पे आई कैसे, क्योंकि हिंदुओं ने तो कुछ किया नहीं था। हिंदू तो थे ही नहीं पिक्चर में, ना वो कोई किसी के अगेंस्ट में थे, ना इन्होंने कुछ बोला था, कोई चीज नहीं हुई थी। तो अचानक हिंदू कैसे आ गए? तो जैसे अचानक से स्टूडेंट का प्रोटेस्ट जमायत इस्लामी और इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट का हो गया, और उन्होंने जैसे बाद में रिजर्वेशन के ऊपर से रेजिग्नेशन पे चले गए, और रेजिग्नेशन से फिर जैसे हिंदू पे आ गए, तो कोई शक्ति, कोई पावर, कोई शायद इंसान इसको गाइड कर रहा था, कोई ग्रुप कुछ बता रहा था, कोई इसका फंडिंग भी कर रहा था, बिकॉज विदाउट फंडिंग ये सब नहीं हो सकता है। जो सरकार कर रही है उसके ऊपर एक दबाव जरूर बनाए एक्शन का, लेकिन नाराज ना हो जाए कि सरकार कोई कदम नहीं उठाती है, क्योंकि सरकार को ये मालूम है कि ये क्या षड्यंत्र है, और शायद इसीलिए वो एक्शन नहीं ले रही है। और वो एक्शन नहीं ले रही है इसीलिए हम लोग बिटवीन द लाइंस पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है। यानी कि सरकार को पता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो एक प्लान है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से एक बार मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। मेरे इस चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।